कभी अनादृत नहीं होता है। अगर आप प्रेम पर कोई रचना लिखेंगे तो उसका आदर होगा ही। बच्चन की लोकप्रियता के ये कुछ मुख्य कारण रहे हैं। और बच्चन पर जब भी विचार करना चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें देखना चाहिए कि बच्चन किस किस ढंग से लिखते हैं। एकांत संगीत जो उनका एक महत्वपूर्ण संग्रह है, वहीं से कुछ पंक्तियां देखें। दो तरह के, दो भावबोध की पंक्तियां हम देख सकते हैं कि कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, किंतु अकेला आज मैं। यानी कि व्यक्तिवादी जो रुझान है वह दिखाई देती है। इसी एकांत संगीत में विद्रोह भी है। प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, युद्ध क्षेत्र में दिखला भुजबल, रहकर अभिजित अविचल प्रतिपल, मनुज पराजय के स्मारक हैं, मठ मस्जिद गिरजाघर। सीधे विद्रोह कर देते हैं। याद रखिए कि मधुशाला में भी ये कह रहे थे कि मंदिर मस्जिद बैर कराते हैं। मनुष्य जो है वह अपने जीवन में इन चीज़ों से एक निश्चित दूरी बनाकर रहे तो शायद ज़्यादा खुशहाल रह सकता है। यानी कि धर्मांधता का लगातार विरोध करते रहे बच्चन, सांप्रदायिकता का लगातार विरोध करते रहे बच्चन। राष्ट्रीय एकता को बच्चन ने उस ढंग से नहीं प्रस्तुत किया जिस ढंग से दिनकर या मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत किया, लेकिन बच्चन भी राष्ट्रीय एकता के कवि हैं, इससे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बच्चन की कविता जो गंगा जमनी तहजीब है, जो मिश्रित संस्कृति है हमारे देश की, उसका आईना है। बच्चन की कविताओं में आप इस महान देश की रेखाएं देख सकते हैं, इस महान देश का चेहरा देख सकते हैं, मधुशाला से लेकर के आज तक। तो बच्चन का एक लंबा विकास है। कम कवियों का इतना विकास होता है। बहुत सारे कवि एक निश्चित दायरे में ही उठते हैं और उसी दायरे में समाप्त हो जाते हैं। बच्चन इस तरह समाप्त नहीं हुए। बच्चन ने जब लगा कि अब कविता में रुकना चाहिए तो गद्य में चले गए। बच्चन आत्मकथाएं लिखीं और हिंदी के अविस्मरणीय आत्मकथाएं हैं उनकी, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं ये बात। तो ये कई चीज़ें उनके वहाँ बार बार आती हैं बच्चन के वहाँ। बच्चन पर जब भी विचार कीजिए तो दिनकर जैसे कवियों पर भी विचार करना चाहिए, उनके पूर्ववर्ती प्रसाद पंत निराला पर भी विचार करना चाहिए, महादेवी पर भी विचार करना चाहिए। उनकी रूमानियत पर जब विचार करना हो तो नरेंद्र शर्मा जैसे कवियों को भी रखना चाहिए। नियतिवाद पर विचार करना हो तो भगवती चरण वर्मा के वहाँ जो नियतिवाद है उसको भी देखना चाहिए। यानी कि इतिहास में यदि आप एक कवि का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो उसको इकहरा नहीं बनाना चाहिए। बच्चन इकहरे यथार्थ के कवि नहीं हैं, यह बराबर याद रखने की बात होती है। उनके वहाँ यथार्थ आया, यानी खुरदुरा यथार्थ भले ही ना आया हो, जिसे विशुद्ध यथार्थवादी कवि कहते हैं, बच्चन उस ढंग के कवि नहीं हैं, लेकिन यथार्थ से विमुख नहीं हैं। जीवन की संश्लिष्टता उनके वहाँ भी आई है। बहुत जटिल कविताएं नहीं लिखी उन्होंने, जो मन में राग था उसको प्रकट कर दिया। यानी कि राग के कवि हैं बच्चन। दिनकर ओज के कवि हैं, बच्चन राग के कवि हैं। तो ये कई चीजें हैं जिसको लगातार याद रखना चाहिए। मानवीय जिजीविषा सिर्फ ऐसे विषयों में नहीं दिखाई देती जो सीधे आपने मतलब ऐसी जगह से उठा लिया हो जहां क्रांति हो रही हो। मानवीय जिजीविषा किसान काम कर रहा हो, वहाँ से भी विषय लेकर के मानवीय जिजीविषा की कविता लिखी जा सकती है। स्त्री श्रम कर रही हो, आप वहाँ से भी मानवीय जिजीविषा की कविताएं उठा सकते हैं। तो बच्चन पर विचार करते हुए इन तमाम बिंदुओं पर विचार करिए। मधुशाला से लेकर के उनके अंतिम दौर तक की काव्य कृतियों को देखिए। यह देखिए कि जो मधुशाला लिखता है वही एकांत संगीत में एक तरफ व्यक्तिवादी कविताएं लिखता है तो विद्रोह की भी कविताएं लिखता है। वही अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद नितांत अकेलेपन की कविता लिखता है, लेकिन बाद में पुनः वह शक्ति अर्जित करता है और जीवन संघर्षों की कविता लिखता है। तो एक पूरे विकास को जरूर लक्षित कीजिए। और ये तमाम चीज़ें यानी कि बच्चन पर विचार करते हुए उनके समय पर विचार कीजिए। हलावाद की जो एक प्रगतिशील भूमिका है सांप्रदायिक
विरोधी जो भूमिका है उस पर विचार कीजिए, उनकी भाषा पर विचार कीजिए और उनकी लोकप्रियता को सस्ती लोकप्रियता के खाते में मत डालिए।